नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोमेश कुमार, बाजार विश्लेषक। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार वापसी का रहा, लेकिन अब इस वापसी के बाद जिसमें हमने लगभग कहें कि 21,750 के आसपास के स्तर देखे और उसके बाद अब ये 23,000 के करीब पहुंचा है, लौटा है। तो 1,000 अंक की वापसी हो गई। अब इसके आगे क्या? थोड़ा अपसाइड और रहेगा ऐसा लगता है। यूएस मार्केट भी ठीक ही बंद हुआ है फ्राइडे को। और ये स्ट्रेंथ थोड़ी सी गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ही दिख रहा है। तो अब समझे कि 20,100 से 250 के रेंज तक भी तो हो सकता है कि एक बार जाके अपने को मिले निफ्टी। मेन मामला वहाँ अटकेगा। और 20,000 23,100 के ऊपर अगर एक भी क्लोज मिल जाता है तो फिर से हम इसको डबल बॉटम की तरह ही लेके चलेंगे। अगर मतलब बाय डिप्स का कैंडिडेट रहेगा, अभी बाय डिप्स का भी कैंडिडेट नहीं हुआ। सो 23,100 या 150 रखते हैं, उसके ऊपर क्लोज ले ले, बाय डिप्स का कैंडिडेट रखेंगे और फिर ये धीरे धीरे 200 DMA यानी 24,000 की तरफ फिर बढ़ेगा। और फिर री असेसमेंट हर लेवल पे करेंगे, बिकॉज अभी भी झटके आते रहेंगे, बिकॉज हर दिन कुछ न्यूज़ आएगा निगोशिएशन का, कुछ न्यूज़ आएगा डिसएग्रीमेंट का, तो उसके हिसाब से थोड़ा चॉपीनेस रह सकता है। बट अभी तक तो मामला ऐसा लगता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है निफ्टी में। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है और आगे हमें 24,000 के स्तर पे भी नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज अभी बना हुआ है। ये लाल लकीर जो है बहुत सपाट तरीके से अब हो गई है। अ, लेकिन अभी जहाँ पर आपको पिछले दिन का ऊपरी स्तर दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, वो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये 22,900 के आसपास, क्या ये एक छोटे रेजिस्टेंस का काम करेगा, या अभी आपको लगता है कि नहीं, 90 दिन का टॉनिक जो है वो अभी और असर दिखाएगा? कर सकता है, लेकिन 50 डीए में तो थोड़ा सा डिविएट होता है ना। क्लोजिंग बेसिस पे रेसिस्टेंस कर सकता है, इंट्राडे में शायद पियर्स हो जाए। तो क्लोजिंग पे देखेंगे 50 डीए में निकलता है कि नहीं। मेरा उस पे ज़्यादा ध्यान है नहीं एक्चुअली, मेरा ध्यान ज़्यादा 23,100 150 पे है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वहीं से आएगी। उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग का सहारा बाजार को रहेगा नहीं, तो अटक गया तो अटक गया। लेकिन अगर 23,100 150 निकल गया तो आपको 800-900 पॉइंट तो मिलेगा फर्दर शॉर्ट कवरिंग। जी, यानी ये तो 23,000 के आसपास, या उसके बाद फिर सीधे 24,000, इस तरह के पड़ाव हम देख करके चलें। हाँ, करेक्ट। जी, लेकिन अब जैसे चीन ने वापस फिर अपनी कहानी शुरू कर दी, 125% चीन की तरफ से आ गया, तो मतलब इस तरह की बोलियों का तो कोई अंत नहीं होता है ना। मतलब जो दो धन्ना सेठ आपस में भिड़ गए ईगो की लड़ाई में कि अच्छा 50 रुपये नहीं, हम 60 रुपये, नहीं हम 100 रुपये, नहीं हम 150 रुपये, तो ये ईगो कहाँ रुकेगा? दोनों को पता है कि अब ठीक है, इन भावों पे ट्रेड तो होना नहीं है, सिर्फ आपको एक कागज़ पे लिख के रखना है हमारा रेट इतना है। क्योंकि दोनों को इतना तो समझ में आएगा ना कि 100-150% वाली टैरिफ पे न सामान इधर से उधर जाएगा, ना उधर से इधर आएगा। ट्रेड होना ही नहीं है, तो फिर आप उसे 100% बोलिए या 1000% बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात कह रहे हैं आप। और चाइना ने, जहाँ तक मुझे लगा, उसने बोला भी है कि अब इसके बाद ट्रम्प जितना भी टैरिफ बना बढ़ाते रहें, हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इस लेवल पे तो ज़ीरो ट्रेड हो ही गया इन बिटवीन यूएस एंड चाइना। कोई मतलब तो है नहीं, तो उनका 450 बिलियन तो उड़ा। इसका इल इफ़ेक्ट्स बहुत होगा, और उसको काउंटर करने के लिए सारी कंट्रीज़ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ चाइना के जैसा सस्ता सामान बनाने वाला दूसरा देश है नहीं अवेलेबल अभी। और जिस कॉस्ट पे उस सामान को किसी भी देश में छोड़ सकता है, वो वहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए अब ये, मुझे तो इस चीज़ का डर है कि यूएस ने चाइना में तो आग लगा दिया, अब चाइना पूरे दुनिया में आग लगाने घुसेगा। तो हर देश को, इनफैक्ट इंडिया को भी, जो कि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है चीप गुड्स का, उसको भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना हर जगह ढूंढेगा कि सामान किसी भी तरह उसका कितने भी दाम पे, कॉस्ट पे भी निकलता है तो निकल जाए।
तो वो एक दूसरी मुसीबत अब आएगी इन बिटवीन चाइना एंड यूएस। जैसे इन बिटवीन यूएस एंड रशिया ज़ीरो ट्रेड हो गया है, वैसे ही इन बिटवीन चाइना एंड यूएस प्रोबेबली ज़ीरो ट्रेड हो जाएगा अनलेस दे कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल। जी। तो वैसे में आप किसी भी उछाल पे बाज़ार वापस सँभल रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ से अभी और गुंजाइश है, और अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो फिर और थोड़ा आगे आप 24,000 तक की भी बात देखेंगे। लेकिन उन चाहे 24,000 हो जाए तब भी क्या इस पे भरोसा कर पाएँगे, या ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो तलवार सारी दुनिया पे लटकी है, इसके चलते हमेशा एक डर रहेगा कि पता नहीं कब अगला कदम क्या किस तरह से फूटे और उसके असर में एक बार फिर से धराशायी हो जाए सब कुछ? ये खतरा बना हुआ है ना, ये खतरा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो बाज़ार में इसीलिए अपसाइड 24,000 के बाद बहुत एसेस करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो नहीं वहाँ से निकल पाएगा। निकलेगा भी तो सस्टेन होगा कि नहीं, वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, बिकॉज़ ईपीएस का ज़बरदस्त डाउनग्रेड हो गया भारत में। जो एस्टिमेट ये फाइनेंशियल का 1200 के ऊपर लेके चल रहा था मैं, वो 1150 या उसके नीचे ही पहुँच गया। और FY27 का जो 1350 प्लस लेके मैं काउंट कर रहा था, वो 1300 पहुँच गया, 1325 के आसपास। मैं तो 1375 तक जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड्स हुए हैं। जीडीपी ही 20-25% बेसिस पॉइंट्स डाउनग्रेड हो जाएगी। तो अब क्या है कि बेस भी जो 22,000 के पास था कैलकुलेशन का, उस बेस को भी हमें 500 पॉइंट तो नीचे ही रखना होगा, 500 या 1000 पॉइंट नीचे, तो 21,500 का बेस रखना होगा। इसलिए ऊपर लेवल पे सेलिंग नहीं आएगी, ऐसा समझना तो मेरे हिसाब से अभी उतना लॉजिकल नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स को ऐड करते हैं। देखिए, बाज़ार में ना ऐसे ही समय में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है और लिक्विडिटी से ही बाज़ार चलता है। तो जैसे ये क्वार्टर का रिज़ल्ट तो कुछ ख़ास एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो भी है खराबी एक्सपेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइस डैमेज भी नहीं होना चाहिए, वो हो चुका है। अगर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में जो लिक्विडिटी का इफ़ेक्ट है वो आना शुरू होता है, जो रेट कट का इफ़ेक्ट है वो आना शुरू होता है, और जो कंजम्पशन बूस्ट का एक्सपेंडिचर है वो आना शुरू होता है, तो कहीं न कहीं सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में इसीलिए जीडीपी इतने सब के बावजूद भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखी गई है आरबीआई के प्रोजेक्शंस में। वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन सकता है बहुत बड़ा। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अभी तो टफ टाइम से जा रहे हैं हम, ग्लोबल टर्मोइल है, 90 डेज़ के लिए एक थोड़ी-सी शांति है कि यहाँ पे नेगोशिएशन होगा, और नहीं होता तो इंक्लूडिंग यूएस पूरा ग्लोब वही कोविड की तरह बर्बाद हो गया होता। तो मे बी ये सोची समझी उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले हंगामा कर दो और उसके बाद वापस टेबल पे नेगोशिएट करो जितने लोगों से कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिना इसके तो किसी को भी रास्ता नहीं है, इंक्लूडिंग यूएस। तो ये नेगोशिएशन होगा, यूएस के फेवर में होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा तो ग्लोबल को तो थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। ग्लोबल रिसेशन नहीं आ पाएगा, मुझे नहीं लगता है। और अगर नेगोशिएशन प्रॉपरली हो गया एक्सक्लूडिंग चाइना यूएस, और अगर उसमें यूरोपियन यूनियन नहीं घुसता है, जैसे मैंने सुना अभी मेलोनी तो नेगोशिएशन उनसे ट्रम्प से बातचीत के लिए निकल पड़ी हैं, बाकी यूरोपियन यूनियन की नेगोशिएट करना चाहता है, तो चाइना एक साइडलाइन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में इन सबके साथ नेगोशिएशन हो जाएगा और सबका ग्रोथ बच जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होकर रह जाएगा। तो सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिनेंशियल मे बी बेनिफिशियल, हमारे मार्केट हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। जी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम किस तरह की रणनीति लेकर के चलें, यहाँ पर लोगों के मन में काफ़ी नीचे की आशंकाएँ आने लगी हैं। और जैसे आप देखिए तो राम सिंह का सवाल है, ये पूछ रहे हैं जी, ये पूछ रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ब्लैक रॉक हो, गोल्डमैन हो, ये सब अमेरिका में अब रिसेशन की, मंदी की बातें करने लगे हैं। तो वैसे में भारत पे भी तो उसका फ़र्क पड़ेगा, और ऐसे में उनका सवाल है कि क्या नवंबर 2023 में जो एक गैप छूटा था, उन्होंने वैसे वीकली चार्ट पे देखा है, लेकिन आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे
20,000 के आसपास बनता है। एक अच्छा खासा गैप जो है, जिसको छोड़ कर के निकल गया था बाजार पीछे। क्या वो गैप लोगों को याद आने लगा है? लेकिन गैप याद भी आए तो भी जब मार्केट में इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, तो जैसे मैंने हमेशा बोला है, बरसों से कहता रहा हूँ, टेक्निकल्स का कोई मतलब नहीं होता। टेक्निकल्स का मतलब जब बाजार चढ़ता है उस समय ओवर वैल्यूएशन फंडामेंटल से नहीं समझ में आता, क्योंकि वहाँ पे एक्सिबरेंस होता है। तो वहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्शंस टेक्निकल से लेने चाहिए। जब गिरता है सब लेवल छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है आपको कि आज मैं आऊँगा, मार्केट गिरा हुआ है, एक लेवल देके जाऊँगा। कल मार्केट और गिरेगा, कोई दूसरा आएगा ना, वो मेरे से नीचे का सपोर्ट बता के आएगा, तीसरा आएगा वो उसके नीचे लेके जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ सपोर्ट तो पता होता है। ये टेक्निकल्स एक स्टेबल मार्केट में इवैल्यूएशन का टेक्निक है, जहाँ मार्केट में इतनी अनस्टेबिलिटी हो, जहाँ किसी को कल का पता ही नहीं, जहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट अपने तरफ से ही रूमर निकालता है कि 90 डेज़ के लिए टैरिफ पॉज हो गया, फिर 30 मिनट्स के अंदर कहलवा देता है कि नहीं, पॉज नहीं हुआ है, फिर भी थोड़े दिन के बाद आके बोलता है कि नहीं हो गया है। ऐसे खेल में ना आपका कोई टेक्निकल आप अपने घर पे रख दीजिए, मैंने भी अपने घर पे रख दिया है। समझेंगे हाँ, वैल्यूएशन से कहाँ पे हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं और उसके बाद भी हमारा पोर्टफोलियो 10-20% घुस सकता है, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, लेकिन बने रहिए, तो पैसा बनेगा। तो जी। 20,400 आ सकता है क्या? सारे नंबर की पॉसिबिलिटी रख लीजिए आप। कोई पता नहीं है कल उसके दिमाग में क्या खुराफात घूमने वाला है। हाँ, तो फिर अब बने रहिए तो फिर कहाँ बने रहिए? कैसे अपने पोर्टफ़ोलियो को थोड़ा-सा उसकी फेंसिंग कर लीजिए, उसकी घेराबंदी कर लीजिए। जब बाढ़ आती है तो आप कहीं तो ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं ना, जहाँ पर पानी कम चढ़े। बिल्कुल सही बात है। जैसा मेरा एजम्पशन है कि जो 22,000 का लेवल था वो 21,521 तक ओपन रखना है। जाएगा कि नहीं इसका डिस्कशन नहीं करना है किसी भी इंसान को, बिकॉज़ वो पता नहीं है। लेकिन हमको वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं 22-23 हज़ार के रेंज में मैं फुली इन्वेस्टेड रहना चाहता था, अभी भी चाहता हूँ। सवाल है कौन से सेक्टर का? वेरी क्लियरली आपको भारत का जहाँ पे भी आपका डोमेस्टिक प्ले है वहीं पे रहिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ऐसा हो सकता है कि सारा नेगोशिएशन हो जाए, उसके बाद जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं पॉजिटिव हो जाएं, और जो हम कह रहे थे कि जो आउटवर्ड फेसिंग कंपनीज हैं उसमें नहीं रहना चाहिए और आउटवर्ड फेसिंग कंपनी में ही चाल आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमको कॉल लेना होता है कि सेफ हमारे लिए क्या है, सैनिटी कहाँ पे चल रही है। तो मेरे हिसाब से हमको 22-23 हज़ार के रेंज में मैं फुल इन्वेस्टेड रहूँगा, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। कहाँ रहेंगे वो भी क्लियर है, बीएफएसआई में ही रहेंगे, ये भी क्लियर है कि कंजम्पशन में ही रहेंगे, ये भी क्लियर है कि फार्मा में ही रहेंगे। इन सब में जो भी आपका डोमेस्टिक ग्रोथ पे निर्भर करता है उसमें थोड़ा सा जाएंगे, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करेंगे और वहाँ बने रहेंगे जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी से ड्राइव हो सके, जिसमें जैसे एमएनसीज हैं जिनका ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है, जिनका ग्लोबल बिजनेस ज़्यादा है, जिनको बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, उन सब के लिए थोड़ा अनसर्टेन सिचुएशन रहेगा। तो आप जब भी कोई कंपनी सेलेक्ट करें तो उसमें आप उसके एनुअल रिपोर्ट में जाइए और देखिए कि उसका जो सेल्स का कंट्रीब्यूशन है ऑन एन एवरेज वो कितना परसेंट एक्सपोर्ट का है और कितना परसेंट उसमें यूएस को जाता है। वो देखेंगे तो तब आप समझ पाएंगे उसमें पोजीशन लेना है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक डिसीजन ये ले लें कि भाई ये तो दवाई की कंपनी है, तो दवाई की कंपनी का तो ग्लोबल एक्सपोजर बहुत होगा, एक्सपोर्ट बहुत होगा। लेकिन ऐसी भी हैं कंपनीज फार्मा की जो पूरे की पूरी इंडिया फोकस्ड है, उसमें 2-4% का ही ग्लोबल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो उस तरह की जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। वैसे दवाइयों की अगर बात है तो दवाइयाँ तो ऐसी चीज़ है नहीं ना जो आदमी अपनी मर्ज़ी से लेता है। आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, आपको वो दवाई लेनी है। अब आपको वो दवाई अमेरिका वाली कंपनी की लेनी है या भारत वाली कंपनी की लेनी है, वो इस पे फ़र्क पड़ता है कि किसके पैसे ज़्यादा हैं। और टैरिफ लगे ना लगे जो भी हो, मतलब आज की तारीख में ऐसा तो होगा नहीं कि जो भारत की जेनरिक दवा है उसके मुकाबले अमेरिका की लोकल कंपनी की, वहाँ की कंपनी की जो ब्रांडेड दवा है वो सस्ती हो जाएगी, वैसा तो होगा नहीं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं उल्टा कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कंपनीज काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका
प्रोडक्शन है, लेकिन उनका सेल्स जो है वो आउटवर्ड है, आउटसाइड इंडिया है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा। जो दवाई यहाँ बना रही हैं या बाहर से लाके यहाँ बेच रही हैं, यहाँ के कंजम्पशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड पे फ़र्क नहीं, नहीं नहीं, मैं पड़ेगा वहीं टैरिफ की लगा। बात कर रहा हूँ। अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति जो है, पहली चीज़ उसे डिसाइड करना है कि मुझे ये दवा खानी है या नहीं खानी है। इसका ऑप्शन नहीं है, दवा खानी ही है। उसके बाद उसे डिसाइड करना है कि दवा कौन-सी लेनी है। मुझे अमेरिका वाली कंपनी की लेनी है या भारत वाली कंपनी की लेनी है। तो टैरिफ जितना भी बढ़ जाए, 10% हो जाए, जो भी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिका की जो स्थानीय कंपनी है उसके मुकाबले भारत की जो जेनेरिक दवा कंपनी यहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, उसकी दवा ज़्यादा महँगी हो जाएगी वहाँ पे। तो प्राइस आर्बिट्राज तो फिर भी रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है और इसीलिए ये बात भी है कि अगर जस्ट इन केस यूएस इंडियन फार्मा पे टैरिफ लगाते भी हैं तो वो कॉस्ट पास ऑन होगा, बिकॉज़ ये कोई डिस्क्रिशन पे हम काम नहीं कर सकते। हाँ, ये उतना ही सही है, लेकिन अगर इसका सब्स्टिट्यूट एक्चुअली मिल गया कि अगर भारत पे टैरिफ लगा और बाकी जगह के फार्मा कंपनीज यहाँ से बेटर कॉस्ट पे यूएस में दवाई बेच पाएँ, बिकॉज़ हम भी महँगे हो गए, तो उस केस में प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ है, ये एक तरह से समझें कि दवाई ऐसी चीज़ है कि इसमें ये प्राइस इनएलास्टिक होगा लार्जली। इसमें आप प्राइस जी। बढ़ा भी दें तो दवाई तो लेनी है, तो लेनी है। बट फिर भी सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से हमको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो देखना है। जो दवा का लेने की बात है वो तो एक तरह से कंपल्शन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं, और वहाँ लेकिन हम अगर किसी दूसरे देश के साथ कॉम्पिटिशन की जो बात है, वो भी असर तब होगा ना, जैसे हम चीन के साथ बात कर रहे थे या बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल के मामले में हम देख रहे थे कि अच्छा बांग्लादेश पे ज़्यादा टैक्स लग गया, हम पे कम टैक्स लग गया, तो हमारी टेक्सटाइल कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। अब दवा के मामले में भारतीय दवा कंपनी को अमेरिकी बाज़ार में दिक्कत तब होगी जब कोई दूसरा ऐसा देश जो भारत जैसी ही जेनेरिक दवाइयाँ बना सकता है और उसको हमारे मुकाबले में कम टैरिफ लग रहा हो, तब जा कर के वहाँ से कॉम्पिटिशन आएगा। अगर वो स्थिति है तब तो ठीक है, कोई उसमें चिंता करनी होगी, नहीं तो वो भी चिंता नहीं होगी। अभी वैसे विज़िबल तो नहीं है कि कोई भी हमारे कॉम्पिटिशन में हमारे जितना सस्ता जेनरिक बना सकता है। लेकिन अगर टैरिफ ही बहुत बड़ा लग जाए, जैसे कि उन्होंने बोला कि ऐसा टैरिफ लगाऊँगा जिससे तुमने कभी सुना होगा ना देखा होगा, तो उसका क्या कर सकते हैं? उस केस में तो हम महँगे हो सकते हैं ना। लेकिन अभी कितना हम पास ऑन कर पाएँगे? मान लीजिए कि अगर मुझे ₹100 की चीज़ मिलती है, 125 कर लो, 150 कर लो, 200 हो गया तो मैं भी कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट ढूँढूँगा और आप भारत में ही जाके देख लें, बहुत जेनेरिक का बहुत सारा अल्टरनेट मिल जाता है। आपको दवाई दुकान वाला ही बोलेगा कि भाई इसका ये दे दूँ क्या? इसमें इतना सस्ता है, इसमें इतना डिस्काउंट है। तो जेनेरिक हर जगह मिलते होंगे। अब कितना वो स्लैब करते हैं टैरिफ, उससे कितना इम्पैक्ट होता है वो समय बताएगा, लेकिन एट सर्ट आई मीन एक सर्टेन टैरिफ को कॉस्ट कॉस्ट को कंपनीज पास ऑन कर सकती हैं, नोइंग द फैक्ट दैट दवाई तो रफली प्राइस इनलास्टिक ही रहेगी। जी। और इतनी देर से जो हम लोग बातें कर रहे हैं, करुणा प्रमोद लगभग उन्हीं सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, तो हम चींटियों को दूर रहना ही ठीक है। खैर अब ये तुलना भी उतनी सही नहीं है, दो हाथी लड़ रहे हैं तो ठीक है। भारत भी उस लड़ाई में गैंडे से कम नहीं है। तो आप भारत को अब उस नज़रिए से न देखें कि दो हाथियों के बीच हम चींटी की तरह से हैं। बस लेकिन सवाल ये है कि अभी जो आ रही बनावट है वो कितनी ट्रस्टवर्दी है। वही सवाल है कि शुरुआत में ही मैंने पूछा कि 24,000 तक भी आ गया, तो भी हम उस पे कितना भरोसा करें। और सोमेश साफ-साफ कह रहे हैं कि अभी मतलब जब तक ये सारी अनिश्चितताएँ समाप्त नहीं होती हैं, तब तक एकदम से भरोसा करना तो मुश्किल ही रहेगा। अब ठीक है, तो नया हफ्ता चूँकि छोटा है, तो उसमें किन लेवल्स पे ख़ास नज़र रखनी है और उसके हिसाब से क्या रणनीति बनानी है। 3 ही दिन काम करने को मिलेगा, उस बीच में क्या ध्यान रखना है निफ्टी में ख़ास करके? हाँ, निफ्टी में ना अभी शॉर्ट कवरिंग के लेवल से ही ध्यान रखने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और उन सब में आप देखिए मार्केट ऊपर खुलेगा लेकिन उसमें जाके घुसने की कोशिश ना करें जब तक मिनिमम 23,100 के ऊपर क्लोज नहीं मिल जाए, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, तब तक अपसाइड का एडवेंचर नहीं करें। और मार्केट जितना शॉर्ट है जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग चल रही है उसमें 23,100 के ऊपर क्लोज पे शॉर्ट कवरिंग तेज आ सकती है, तो वहाँ से रिस्क रिवार्ड में हो सकता है कि आपको 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 500, 700, 800 पॉइंट का प्लस खेलने को मिल जाए। लेकिन इस जगह में दोनों तरफ अनसर्टेनिटी है, बिकॉज डेटा यही कहता है
कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर तुरंत रेसिस्टेंस भी आ रहा है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट अभी लग तो नहीं रहा है, लेकिन एकदम हार्डकोर ट्रेडर्स के लिए जब तक 23,100 के ऊपर निकल नहीं जाए तब तक तो ये सेल ऑन राइज ही बनता है, और जैसे ही निकल गया तो उसके बाद फिर डबल लॉन्ग का सिनेरियो बन जाएगा। तो अभी वही 2 लेवल्स पे ध्यान देना है, और नीचे के कोई भी लेवल्स आएंगे तो ये थोड़े बहुत जो चैलेंजेस थे जिसके कारण गैप अप गैप डाउन होता गया है, वो फिल करने के लिए मार्केट एक बार नीचे घूम सकता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। और वो तभी तक होगा जब तक 23,100 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर हमें पिछले दिन काफ़ी चाल अच्छी मिली देखने को, लेकिन मिड कैप को भी देखिए तो वही कहानी है कि 50 डे मूविंग एवरेज के पास, 20 डे मूविंग एवरेज के पास दोनों साथ साथ ही हैं। ये हरी रेखा 20 डे मूविंग एवरेज और बैगनी रेखा पर्पल लाइन जो है ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है। इनके पास जाकर के थोड़ा सा रुका, लेकिन एक तरह का दोजी ये है, बहुत परफेक्ट दोजी शायद ना हो लेकिन काफ़ी हद तक है। ये डोजी इसलिए है कि यहाँ पे आपके डीएमएस कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई भी ट्रेडर डिसीजन लेगा कि फिलहाल हट जाएं। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि मिड कैप का मेन डिसीजन आपका 52,000 पे होगा। उसके कितने पर? पहले 52। 52,000, 52,000। उसके पहले के कोई भी नंबर्स मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगते, लेकिन 52,000 के ऊपर क्लोज होने का मतलब आप ये देखेंगे कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रिजल्ट से वो थोड़ी पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज बिल्कुल लुटे पिटे जा रहे हैं हम रिजल्ट सीजन में। तो 52,000 के ऊपर में शॉर्ट कवरिंग मिड कैप में भी तेज होगी, और हो सकता है कि फिर आपकी वो 200 डीएमए वाली हो, लेकिन उसके पहले ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है। जी, तो थोड़ी बहुत निफ्टी 50 वाली स्क्रिप्ट ही यहाँ भी चलेगी कि 50 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर हमें देखना है। जैसे वहाँ पर हम देख रहे थे 23,150, यहाँ पे हम देखें 52,000, और 52,000 पार होने के बाद फिर हमें 200 डे मूविंग एवरेज जो अभी लगभग 55,500 के आसपास है, उस पर नज़र टिकानी होगी। हाँ, वहाँ पे कर सकते हैं आप, 55.5 नहीं 56 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जी, लेकिन 55 से 56 का रेंज रहेगा। और अब स्मॉल कैप पिछले दिन लगभग 3% की चाल बनी। यहाँ भी अ, अगर इंडिकेटर्स के लिहाज से देखें तो वही कहानी है। 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ सामने है। इसमें किन स्तरों का ध्यान रखना है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, बट जो उसमें हमने 52,000 के लेवल की बात की, वो यहाँ पे अराउंड 16,200 आप समझ सकते हैं, करीब-करीब। तो 16,200 के ऊपर क्लोज़, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग 18,000 तक वाली हो सकती है, लेकिन मेन मामला 16,200 के पास अटकता है। जी, तो 16,200 के आसपास नज़र रखें, वहाँ तक जाने की गुंजाइश या वहाँ पे अटकने की संभावना ध्यान रखें, और अगर वो अड़चन पार हो गई तो फिर लगभग 18,000 के आसपास, 17,900 के आसपास अभी 200 डे मूविंग एवरेज ये लाल रेखा देख रहे हैं, ये है। उसके थोड़ा आगे पीछे 18,000 पे बांध करके चलें।